ठीक है, इन दोनों का आना जरूरी है। नहीं नहीं आप ना मेरे को तो देख देख के लोग वैसे बोल रहे हैं। क्या पूछ रही थी आप? मैं पूछ रही थी कि आपने बोला ना, आपके सब्सक्राइबर ने बोला कि आपका अगर बेटा होता तो स्कूल जरूर भेजता। अभी आप बोलिए, आप दो बेटियों को आप मतलब बड़ी कर रही है, तो अभी बोलिए आप अगर आपका एक बेटा होता तो आप क्या डिफरेंटली क्या करते? मालूम, मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, और एक मेरा सोचना क्या है, वीडियो तो चलो छोड़ो साइड में रखते हैं, कि एक होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लिंग भेद करना। जब हम बेटा बेटी की बात करते हैं ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके बच्चे कितने हैं, तो यहाँ तक तो सवाल जायज है। कोई ये पूछे कि उसमें कितना मतलब बेटे हैं या बेटी है, या बेटा है कि बेटी है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक 50% चांस है कि वो क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा है कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेल है या फीमेल है, या कितने मेल है कितने फीमेल है। पर 50% चांस होते हैं ये जानने के लिए कि बेटा है कि नहीं या बेटियां हैं। अगर वो आपसे आपका थोड़ा सा आपको नापसंद करता है, तो वो आपकी बेटियां होने पर उसके चेहरे के उसके डोपामिन रिलीज होगा थोड़ा सा। ये होता है, ये बहुत कड़वे सच है, भद्दे सच है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अगर कोई बेटा होता या नहीं होता, क्योंकि मैंने बेटा बेटी के दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। मैंने उसको देखा बच्चों के दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं वो होता ना कि आखिरी चिता को आग देना और ये सब। अभी मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ एडुकेशन में। आप जैसे आपकी बेटी को अभी होम स्कूलिंग कर रही है, एडुकेशन में आपको तो पता है कि सोसाइटी में के जेंडर में मतलब होगा ही, आपके आप बड़ी कर रही है बट होगा ही। आप जितने दिन आप उसको एजुकेशन दे रही है आप इक्वली समझाएंगे, बट जब भी वो बाहर फेस करेंगी ना, दुनिया फेस करने जाएंगी। मैं अभी 27 साल की हूँ, मुझे अभी भी फेस करना पड़ रहा है कि हाँ बेटा हो तो ऐसा ट्रीटमेंट होगा, बेटी मतलब एज ए फीमेल कहीं भी काम पे जाए, बाहर जाए, ट्रैवलिंग एवरीवेयर, मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन मुझे भी समझ बट ये डिस्क्रिमिनेशन आएगा। बट आपको तो एडुकेशन में क्या, आप एक बेटे के और एक बेटी की क्या परवरिश में क्या डिफरेंस? नहीं, मैं सच बताऊं ना, जो मैं इनके साथ कर रहा हूँ, वो इनके साथ मैं जो भी कर रहा हूँ, वो उसमें इनका बेटी होने का तो कोई रोल ही नहीं होता। बच्चे वो अगर बेटा होती तो भी यही होता, बेटी होती तो भी यही होता। अब बात आ गई कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो आपने सही बात बोली कि ये होता है। अभी मेरी परसों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, अब मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, मिस्टर संजय। उन्होंने बड़े आराम से और ईमानदारी से बात एडमिट करी कि मेरे जब पोती हुई थी तो हमारे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हम इतना खुश कि हमारे बीच में लड़ाई होती कि हम गोद में खिलाएंगे, हम गोद में खिलाएंगे। जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताई, तो वो आके मुझे कहते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी हुई है। मतलब उनको लग रहा था कि हम खुश नहीं है क्योंकि हमारे बेटी हुई है। वो सिंपैथी दे रहे हैं, खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो मालूम क्या हुआ, ये K2K ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आए साइकिल जरिए। उसमें क्या होता था मालूम है, जब मुझे लोग मिलते थे ना, तो कुछ लोग मेरे से सवाल ये करते थे, मतलब सवाल नहीं करते, मालूम कि आप बहुत सही काम कर रहे हो, अगर हमारी शादी नहीं हुई थी ना हम भी यही करते। मतलब उन्होंने बिना मुझसे पूछे ये जज कर लिया कि मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने उनको बोला कि अरे आपको किसने बोला कि मेरी शादी नहीं है? अच्छा शादी हो गई है, चलो कोई नहीं, अगर बच्चे होते ना, हमारे भी बच्चे नहीं होते तो शायद हम भी वैसे, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शादी हो गई पर बच्चे नहीं हुए या बच्चे छोटे हैं, मतलब कोई बंधन नहीं। मतलब वो बार बार ये मानना चाह रहे थे कि समाज के ट्रेडिशन, बंदिशें जो आपके ऊपर हो गई हैं, शादी, बच्चे, उसके बाद तो आप ये सब चीज कर नहीं सकते। मेरे नेबर ने मुझे बोला, एक बहुत एजिड नेबर ने बोला, अरे राकेश जी ये पब्लिसिटी के ड्रामे में कुछ नहीं रखा है, आराम से आओ, अपने घर को संभालो, बच्चों को संभालो, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनके लिए इकट्ठा करो कुछ, फिर करना कुछ, ये उम्र नहीं है ये सब करने की। तो मैंने कहा भाई साहब फिर इतना ज्ञान दे दिया तो उम्र भी बता दो कि कौन सी उम्र में कर रहे। तो कह रहे उम्र मतलब बच्चियों की शादी वादी कर दो, दहेज वहेज दे के टंटा खत्म करके फिर करना। मैं कहा तब आप बोलोगे कि यार ये उम्र नहीं है, तो 4 धाम की उम्र है, 4 धाम की यात्रा करने की उम्र है। टाइमिंग सही टाइमिंग नहीं होगा एक्चुअली मैं ना यही इस तो जब K2K के दौरान ये घटना हुई ना, उसके बाद मैंने फैसला मालूम क्या किया, अब जो भी कोई पूछेगा ना कि आपके बच्चे कितने हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा 2 बच्चे हैं, अब मैं बोलूंगा 2 बेटियां हैं। जिसके बाद वो सवाल करेगा, और मैं चाहता हूं कि तू सवाल कर और फिर मैं तुझे बताऊं कि तेरे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की धज्जियां उड़ाऊं। तो उसके बाद जो भी कोई पूछता था आपके कितने बच्चे हैं, मैंने कहा जी 2 बेटी हैं। तो कहता था यार 2 बेटी के बाद तो कंधे झुक जाने चाहिए,
पता है कैसे कैसे डायलॉग है हमारे, बेटे बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है, समझ लो बेटियां जवान होती हैं तो मोहल्ले वाले पहले बता देते, बाहर वालों को पहले, ऐसे ट्रेडिशनल स्टेटमेंट हमारे समाज में, रूढ़िवादी समाज में आए हुए हैं, जो मेंटली कन्यादान, शादियों में जा रहे हैं तो लड़की की शादी में कन्यादान। ये हमने आज तक ट्रेडिशनल कोई शादी नहीं की, ये बात हर एक कॉन्वर्सेशन में हमारे फैमिली के साथ आता है, ठीक है, कि तुम लोगों ने हम लोगों को क्या मिला, तुमने तो शादी कर ली, अपने हिसाब से हम लोगों का क्या हुआ। उनसे पूछो क्या चाहते हो, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनसे पूछो आप क्या चाहते हो। वो चाहते हैं कि हम अभी देखिए, अभी शादी तो नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया को मालूम है हमारी शादी हो चुकी है, तो अभी फिर से वो फालतू का खर्चा फिर से करवाओ कि दुनिया को बुलाओ। कि हम क्या कर रहे, इससे क्या सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली मैं ना, आप एक बात समझो, नहीं है ये, नहीं जिस लिए हमने नहीं किया था कि हमें नहीं चाहिए, सब फालतू के दिखावा में नहीं चाहिए, ये तो पूरा दिखावा ही है। मेरे सिस्टर की शादी होगी, मुझे भी पता है। इसके पीछे उनका माइंडसेट समझो, आप उनके लिए उनकी औलादे नहीं हो, आप उनके लिए उनकी इन्वेस्टमेंट हो। सच बात है, ये बात, ये ईमानदारी से ये बहुत एक सेल्फिश उन्होंने आपके अंदर एक इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपना पैसा, कि अपने समाज को दिखावा देने के लिए वो आपकी शादी को यूज करना चाहते हैं। आपने वो होने नहीं दिया, वो हर्ट हो गए। वो कह रहे हैं हमने 100 शादी अटेंड करी अपने दोस्तों में, तो हमें भी उनको बुला करके शादी दिखानी, तो ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट मतलब आप उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट यूनिट हो, जिससे वो अब रिटर्न मांग रहे हैं, और आपने वो रिटर्न देने में कोशिश की। क्या बोलूं, हमारा तो ऐसा शादी हुआ, अब उसकी बहन की शादी अभी हो रही है, तो प्रॉपर कल्चरली मतलब नॉर्मली हो रही है, जैसे होता है सबका। उसका वो विश है कि मैं ऐसे शादी करूंगी, मैंने ये लड़का चूज किया है, मैं इसके साथ ऐसे शादी करूंगी, मेरी उसका खुद का चॉइस। देखो खुद का चॉइस है, तो वो आप 2000 लोगों को बुलाओ खिलाओ पिलाओ, उससे मतलब बात ये कि अगर उसके पीछे दिखावा है, हाँ उसके पीछे दिखावा है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, 100 लोगों के जो चीज हम 100 200 500 लोग करेंगे, वो 50 लोग 10 लोगों के बीच भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100 लोग जरूरी है, नहीं तो पर इसमें थोड़ा सा, तो कोई जरूरी नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा। इसमें एक चीज में मतभेद समझो, अगर आप 50 लोगों में करने को जायज ठहरा रहे हो, तो फिर आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। पूछो कैसे? नहीं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं 50 लोग तो घर वाले भी हो सकते हैं ना। नहीं मेरी बात समझो, एक बात है कि हम शादी क्यों करते हैं, आपको मैं बताऊं। पहली बात तो इंसान शादी के लिए बना ही नहीं है। इंसान की जो संरचना है, समाज बनने से पहले इंसान एक जगह टिक के रहने के लिए नहीं बना था, और ट्रैवलिंग करता था। उसके बाद इंसानों में कुछ निकम्मे और आलसी इंसान हुए, उन्होंने फैसला किया कि यार बेमतलब ट्रैवलिंग क्यों करें, चलो टिक के बैठ जाते हैं। आलस को ये तो कह नहीं सकते कि हम आलसी हैं इसलिए हम टिक के बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ उपजाऊ जमीन है, यहाँ पे मौसम अच्छा है, फसल अच्छी उग सकती है, इसलिए हम यहाँ रुके हैं। ठीक है, भेड़ियों में जो आलसी भेड़िए थे वो कुत्ते बन गए, शेरों में जो आलसी शेर थे वो बिल्लियां बन गई। आप बात समझो, ये कुत्ते और बिल्ली भगवान ने नहीं बनाए, ये कन्वर्ट हुए, और ये इसलिए कन्वर्ट हुए क्योंकि लेजी थे। ऐसे ही जो इंसान आलसी थे, उन्होंने यात्राएं बंद कर दी। ठीक है, अब आती है बात शादी की। तो देखो, अगर आप 50 या घर के, हम शादी क्यों करते हैं, पहले तो शादी के लिए बना ही नहीं, पर चलो हमने फिर भी बना दिया कि सोशल मैरिज हाँ, जो होता तो है, उसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर के 10 मेंबर हैं, मोटा मोटा अगर आप उंगलियों पे गिनोगे ना, तो जिन लोगों के रूठने से आपको फर्क पड़ सकता है, जेन्युइनली दिली तौर पे दुख पहुंच सकता है, वो किसी के भी खानदान में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो 2 खानदान का मिलन हो रहा है तो मतलब 40 मैक्सिमम, 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। ये 40 लोग वो होते हैं जिनके साथ आप बचपन में खेले कूदे होते हो, तो इनके साथ आप चाहते हो कि हम कुछ इंजॉयमेंट फील करें। इसके बाद में तो देखो दुनिया भर की भीड़ होती है, वो तो हम इसलिए, मैंने कई लोगों के बात समझाने को, मालूम क्या कहते हैं, हमने दुनिया की शादी अटेंड करी, हम अपने टाइम पे नहीं बुलाए, हमने लोगों की शादियों में खाना खाया, क्या हम ना उनको बुलाए? अरे आपने उनके वहाँ पे खाना इसलिए नहीं खाया कि आप कोई आशीर्वाद दे रहे हो या आपके आशीर्वाद की कोई इंपॉर्टेंस है, उसने एक दिखावा ऑर्गेनाइज किया, आपने उस दिखावे के अंदर पार्ट बने। अब सेम आप कह रहे हो कि मैं भी दिखावा करूंगा और आप इसके पार्ट बनो। अगर आगे बात खुशियां सेलिब्रेट करने की, तो जिन लोगों से जेन्युइनली आपको फर्क पड़ता है और जो आधी रात को आपके लिए खड़े होते दिली तौर पे और मदद नहीं भी कर पा रहे पर तो भी रो रहे होते आपके लिए किसी कमरे में, वो 20 से ज्यादा लोग हो ही नहीं सकते। देखो, आपको कभी कोई तकलीफ होगी, मेरे को अफसोस होगा, पर मैं वो नहीं रो सकता जो आपके करीबी लोग रो सकते हैं। पर ये इसके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो सब दिखावा होता है।
तो अगर हम दिखावा कर रहे हैं तो हमारी कंडीशनिंग में फॉल्ट है, और दिखावे को हम लोग इंजॉयमेंट और मालूम है कैसी कैसी रूढ़ीवादी बातें निकली, छोटी छोटी चीजों में खुशियां। अरे जब आप बात ही छोटी छोटी वर्ड यूज कर रहे हो मतलब आप छोटी सोच रख रहे हो। छोटी क्यों, छोटी छोटी चीज में खुशियां? मेरे लिए गुलाब का फूल भी बड़ी चीज है, मैं तो छोटा मान नहीं रहा। आप कह रहे हो छोटी छोटी चीज में, गोलगप्पे में खुशियां कमाओगे, गोलगप्पे खा लिए, शादी कर ली, फंक्शन कर लिया। अरे वहां पे किस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो? होना ये चाहिए कि आपने जर्मनी की, मैं एक जर्मनी के लड़के से मिला, वहाँ पे क्या होता है, शादी होती है, एक रिसेप्शन होता है रेस्टोरेंट में, वहाँ सब लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, वो फंक्शन अटेंड करते हैं और अपने अपने खाने का बिल देते हैं और आ जाते हैं। सबसे अच्छा है, जो नहीं आएगा उसका बिल भी नहीं, और कोई लफड़ा नहीं कि हलवाई ने छोले अच्छे नहीं बनाए थे और कोफ्ते हार्ड थे, ये चक्कर ही नहीं। 2 दिन पहले उसकी दोस्त की शादी हो रही थी, मैं वहाँ पे था, तो देख रहा था इतने लोग खड़े हुए सब शादी देख रहे, लेकिन वो दोनों उन शादी में नहीं है। वो दोनों शादी में कुछ मतलब शादी में है ही नहीं, वो दोनों है ही नहीं, वो दोनों शादी कर रहे, शादी है, मैं देख रहा था वो दोनों है नहीं, मेंटली वो वहाँ पे प्रिपेयर नहीं है, वहाँ पे नहीं है। इधर घूमो उधर घूमो इधर, वो शादी का एक जो मोमेंट है, अब क्या एक नया जिंदगी स्टार्ट हो गया, ये टाइम और वापस नहीं आएगा, सब लोग बोलते हैं। जो इमोशनल, वो इमोशन कब का गायब हो गया। शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो एक डमी होते हैं, वो एक जोकर होते हैं। वो यहाँ बैठो, यहाँ चलो, वो करो, ऐसे बोलो, शर्माओ, जिसके साथ मान लो अब आप लोग शादी, आप लोग पहले से एक दूसरे के दोस्त थे, अब शादी वाले दिन आपको बोला जाए कि इनको देख के शर्माओ, तो आप एक्टिंग ही तो करोगे। मैं ये आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैंने घर 2019 में छोड़ दिया, मैंने 2020 में इनके साथ शादी किया, तो मैं 1 साल पहले से मैंने घर छोड़ दिया, फिर मैं इनके साथ अगर शादी करके चली भी जाऊँ तो मुझे क्या रोना आएगा? मैंने तो घर 1 साल पहले छोड़ दिया, तब रोना आना चाहिए था। मैं आपको लॉजिक की बात बिल्कुल जेन्युइन लॉजिक है। तो अब यही तो शादी करके लोग इमोशनल होते, जबकि कब होना चाहिए, जब बाल विवाह होता था कि 10-15 साल के बच्चों को शादी करवा दी, उनको ना पता है, 10-15 भी नहीं, 10-15 तो जवान है, और छोटा, 8-10 साल की और छोटी, वो तो 10-15 साल में तो गौना हो जाता था उनका, वो ले जाते थे। वही मैं बोल रही हूँ, तब वो अगर रोते कि हाँ बहुत रो रहे कि घर से जा रहे, उनको कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे, किससे शादी हो रही, वो जायज है। अगर मैं एक मतलब अडल्ट लड़की जो 10-20 साल से किसी को जान रहा है, 10 साल से 5 साल से किसी भी टाइम से अब किसी को जान रहा है, वो शादी कर रहा है, वो जा रहा है, वो खुशी से जा रहा है, तो ये रोना धोना, ये जो भी किसी के इमोशन हो ही सकते हैं, बट अननेसेसरी, तो कुछ चीजें तो अननेसेसरी होती है कि सब एक्सपेक्ट करते हैं ये रोएगी, बहुत रोएगी। इसके फादर की डेथ हुई थी और मैंने ऐसा मेंटली प्रिपेयर किया था कि ये रोई नहीं, और इसको मालूम भी नहीं था कि फादर की डेथ हो गई, और जब मैं बताया तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया कि इसको आंख में आंसू ही नहीं आ रहे, तो रिश्तेदार मालूम क्या बोल रहे, सदमा लग गया। सदमा नहीं लग गया, मैंने प्रैक्टिकल बना दिया। मालूम है क्या, ये इसके मेरी शादी के ठीक 1 महीने बाद, मेरी 25 दिसंबर को शादी हुई थी और 25 जनवरी को इसके फादर निकल लिए। तो हुआ ये कि मुझे हॉस्पिटल में थे, तो फोन आया कि उनकी डेथ हो गई, तो मैं कहीं बाहर था, मैंने कहा अच्छा। मैं घर आया और इसने बोला यार दूध उबल गया, बह गया, मतलब उबल के, तो होता है ना दूध उबल गया तो कोई बुरी खबर आएगी। ये मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर ये तुक्का था, एक इत्तेफाक था, ऐसा दूध कभी भी और 50 बार भी उबला है और हमारी लॉटरियां लगी हैं उस समय। पर वो एक मैं बात बता रहा हूँ, तो हुआ क्या, मैंने इसको बोला सुन, वो ना हॉस्पिटल से जरा फोन आया है और वो तेरे पापा की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई, तो चलते जरा दिखाते हैं। ये नहीं पता कि हो गया काम। तो मैं पहले अपने दोस्त के घर गया, साथ में घर था, मैंने कहा आंटी यार ऐसे उसके फादर की डेथ हो, कह रहे पहले ना उसको खाना वाना खिला दे, फिर बाद में उसे खाना नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा यार इसने पता नहीं खाया नहीं खाया, मेरे को मालूम नहीं। फिर मैं इसको लेके गया, अब मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, मैंने दोस्त को बोला, वो भी आ गया, हमने कहा चलो। फिर मैंने गाना शुरू किया गाड़ी के अंदर, गाड़ी चलाते चलाते, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, ऐसे। तो ये कह रही अरे ऐसे गाने क्यों गा रहे हो? मैंने कहा देख भाई, कोई आया है, पैदा हुआ है, तो कोई ना कोई तो मरेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक आदमी बता दो जो 150-200 साल जिंदा रहा हो, ये तो प्रैक्टिकल है। मैंने कहा मान ले तेरे पापा हॉस्पिटल में है, मालूम है हालत क्रिटिकल है, तो 80-90% चांस है कि भी ना बचे। ऐसे डिस्कशन इससे शुरू किया, मैं कहा 90% चांस है तेरे पापा ना बचे। मैंने कहा अरे छोड़, इससे भी बड़ी बात बोल कि अगर हम अभी जा रहे हैं, अभी फोन आ जाए कि तेरे पापा की डेथ हो गई, तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में मर जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो मतलब हॉस्पिटल पहुंचने तक ये मेंटली प्रिपेयर हो गई थी
कि हाँ यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, पापा की हालत तो कोई जाएगा ही। और पापा की हालत क्रिटिकल है तो ऐसी चांसेस में फिर मैंने इसको एक दो उदाहरण दे दिया। मैंने कहा देख वो इस कंडीशन में तो इससे तो अच्छी कंडीशन में तब वो मर गया तेरे पापा को तो चांसेस, और मैं कह रहा हूँ ऐसे में तो ठीक है भाई मुक्ति मिल जाए उनको और क्या ऐसे, मतलब इतना प्रैक्टिकल कर दिया। जब ये उतरी और सामने रिश्तेदारों की भीड़ खड़ी थी, वो आई रोते हुए इसकी तरफ, अब ये कह रही, मैंने कहा देख भाई मैं ना ये समाज वमाज से थोड़ा दूर रहता हूँ, तो तू वहां पे ये छाती पीट के हाय हाय करे तो मैं तेरे को संभाल नहीं सकता, मेरे से ये ड्रामेबाजी होगी नहीं, तो जरा कंट्रोल में रहना। पर मुझे नहीं मालूम कि ये तो इस मामले में मेरी भी बाप निकली, ये इतनी प्रैक्टिकल हो गई कि वो आए इसको गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं, ये आराम से नॉर्मल, उनको लग रहा है अरे लड़की को सदमा लग गया, सदमा लग गया बेटी को, सदमा लग गया। अब मुझे मालूम, मैं इसकी तरफ देख देख के मुस्कुरा। अब देखो कोई आदमी ठीक है पैदा हुआ है मर गया है, मरना ही है, और जब टाइमली अगर मतलब आपने नहीं मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल भी मान लो। अब आपने एक बाइक, मैंने ये साइकिल खरीदी, अब ये साइकिल से मैं गया तो साइकिल में जान नहीं है, कभी ना कभी खराब होगी, सड़ेगी, टूटेगी, है ना, सेम चीज है। कभी ये साइकिल अभी 1 साल और चल सकती है और रात को कोई चोरी करके ले गया, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें दोनों ही कंडीशन के लिए, लोग बोलते हैं अपनी उम्र जी के गया भाई, तो आप मुझे ये बता दो कि दुनिया की किस किताब में आपने पढ़ा है कि बूढ़ा आदमी मरने के लिए तैयार था? 99 साल का आदमी मरने के लिए तैयार बैठा था कि मेरी 99 साल की मौत हो गई, यमराज मुझे ले जा? कोई भी आदमी मरने के लिए तैयार नहीं होता है, हर आदमी एक दिन और जीना चाहता है। ये जो ड्रामे होते हैं ना कि दर्द हो रही, तकलीफ हो रही, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, अरे भगवान ऐसे नहीं उठाता है, आपको चाकू उठाना पड़ेगा, अपनी नसें काटनी पड़ेंगी। आप वो तो कर नहीं रहे, दुनिया को ड्रामा कर रहे हो, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। तो ये प्रैक्टिकल कुछ सच्चाइयाँ होती है। आप लोग क्या है, लोगों में हिम्मत है नहीं, तो वो फिर इन बातों को समझ नहीं पाते, तो वो क्या होता है कि या तो क्रिटिसाइज करते या इसको फालतू की बकवास कह के, तो ठीक है आपको अपनी उन्हीं रूढ़ीवादी समाज के रोने पीटने में रोना है। आप बदलाव होगा, आप लोग लाओगे बदलाव, आपने बदलाव लाना शुरू कर दिया है। अब मान लो आपका जो बच्चा होगा, क्या वो बच्चे को आप बोलोगे कि बेटा शादी करना, 200 लोगों को बुलाना, हमने 200 दावतें खाई हैं? तो आपने एक पीढ़ी नई शुरू कर दी, इधर से दूसरी पीढ़ी मैंने शुरू कर दी। ये जब आई थी तो इसकी माँ ने इसको सिखाया था कि मुसलमान हमारे दुश्मन होते हैं, मुसलमान गद्दार होते, ये होते हैं। आज इसके दिमाग में ये बात क्लियर है कि हमें किसी जाति, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इंसान अच्छा बुरा इंडिविजुअल होता है, अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान का आदमी भी अच्छा हो सकता है और हमारा पड़ोसी भी खराब हो सकता है, सिंपल बात है। तो वो चीज मैं तो गुरिल्ला वॉर पे हूँ ना, कि एक को लाया ना चुरा के अपनी तरफ और 2 अपने बच्चे ले आया, 3 ले आया, ऐसे यही 3 से कभी हाँ, आगे जाके वो 5-6, ये इसी का एक सोसाइटी बन, ये सोसाइटी फॉर्म हो अब आपने हाँ ये एक सोसाइटी, ये कम है, ये कम इसलिए है क्योंकि ये रास्ता टफ है। बौद्ध धर्म में 2 रास्ते होते हैं, बौद्ध धर्म के 2, वैसे तो 30 ब्रांचें निकली हैं पर 2 मेन ब्रांच है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, महायान का मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हीनयान मतलब छोटी गाड़ी। तो जो सबसे ज्यादा लोग अपनाते हैं ना वो महायान की तरफ जाते हैं, आसान रास्ता है। सबसे कठिन रास्ता जो है वो हीनयान है। हीनयान मतलब क्या है कि समझ लो एक आपने शास्त्रीय संगीत और एक दिलेर मेहंदी का संगीत है ना, कंफर्टेबल जहाँ पे आसानी से आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हो, वहां भीड़ जाएगी, तो उसका नाम है महायान। भीड़ को ले जाने के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए, बस चाहिए। जहाँ पे जाना ही 4 लोगों ने तो वहां तो गाड़ी चलेगी, छोटी गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर। तो हीनयान और महायान, ऐसे ही हम जैसे लोगों की सोसाइटी बहुत कम होगी क्योंकि बहुत कम रास्ता कठिन है ना, और जबकि उनके लिए कठिन है। आप अच्छा आपको लगता है कभी कि आपने कोई बहुत बड़ा तोप चला दी, कोई तीर चलाया, सिंपल से फैसले लिए और फिर लगे रहे। मुझे लोग बोलते हैं कि यार आपके हिम्मत है। आप 1 साल पहले जब यहाँ पे आए, आप अगर इतना सोचते वहाँ पे जाएंगे कैसे चलेगा, हाँ तो आ ही नहीं पाता। तो अब आप आते, आपने एक के बाद एक डिसीजन ले लिया, अच्छा चलो हमें यहाँ पे करके देखते हैं, घर ढूंढना है, घर ढूंढ लेते हैं। एक एक करके लाइफ में ऐसे ही होता है, एक एक करके हम डिसीजन लेते चलते हैं, फिर बाद में जाके अगर पीछे देखें अरे ये तो बहुत बड़ा कुछ शायद किसी और के लिए होगा, पर उस टाइम पे हमारे लिए एक छोटा डिसीजन ही था। मुझे लोग बोलते कहते यार आपने ना बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं सोचता हूँ यार इसमें हिम्मत वाली बात क्या है, मेरा फ्लैट है, 10-12 हजार रुपये वहाँ से किराया आता है, आपने लॉजिकली सोचा मैं अपने फ्लैट में ना रह के दूसरे के फ्लैट में रह के वही किराया दे दूं, और उसमें मैं पॉल्यूशन से निकल के अच्छी जगह पे रह लूं। अब मैं चाणक्य नीति पढ़ने का दावा करूं और उसमें मैं रहूं दिल्ली में, तो चाणक्य आके ना मेरे खुद 2 थप्पड़ मारेगा कि मैंने जब बोला कि जहाँ पे उपजाऊ जमीन ना हो वहां मत रहना,
जहाँ पर शुद्ध पानी ना हो वहां मत रहना, जहाँ पे हवा दूषित हो वहां मत रहना, जहाँ पे राजा का सिक्योरिटी ना मिले, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपकी रक्षा ना कर पाए, वहां मत रहना। और जहाँ पे ये चीजें ना हो वहां रहना, जहाँ पे शुद्ध पानी हो। तो उसको पढ़ने के बाद मैं दिल्ली में बैठ के अगर लोगों को चाणक्य नीति बताता तो वो तो फेक होता ना। हाँ, क्योंकि आपने खुद तो वो एक्सपीरियंस हाँ, किया अभी मैं इसलिए ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हाँ, और ये अब एक बार बताओ ना, ये पेड़ पौधे, ये नदी, ये करोड़ों रुपए से थोड़ी कमा सकता हूँ मैं। पहले मैं अपनी जिंदगी के 20-30 साल लेकर के करोड़ों रुपए कमाऊं, फिर ऐसा विला बनाऊं और फिर वहां पे रहूं और 5 साल बाद मर जाऊं, या हो सकता है बनाने के प्रोसेस में मर जाऊं, हो भी सकता है। ये भी है। और जो आपका जो मेंटल जो स्ट्रेस होगा वो 20-30 या 25 साल का, वो कहाँ पे जाएगा? हाँ, यही मैंने क्या बोला, ये उन लोगों के लिए ना जिनके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते यार ये 20-25 साल मायने नहीं रखते। हम क्या सोचते हैं कि हमें लग्जरी नहीं चाहिए, लग्जरी का लाइफ नहीं चाहिए, बट हमें इतना चाहिए कि हम आज भी अभी हमें काम करना पड़ता है, काम के साथ ही हम सब कुछ करते हैं, बट हमें इतना कंफर्टेबिलिटी चाहिए कि अगर हम चाहे कि हमें काम नहीं करना है, हमें कुछ और करना है, ये फुल टाइम नहीं भी चाहिए तो हम हमारा एक गोल है कि इस एज तक हमें करेंगे ये काम जो हम कर रहे हैं विद ट्रैवल हम करेंगे, फिर उसके बाद हम और भी शिफ्ट करेंगे।